पिछले कल जीडीपी के तीसरे क्वार्टर के आंकड़े सामने आए हैं तिमाही के। हमेशा जो तीसरी तिमाही के होते हैं, थर्ड क्वार्टर के आंकड़े जीडीपी के, वो सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि एक तो खरीफ की फसल के बाद, और इस बार अच्छी फसल हुई, दूसरा जो त्यौहार का समय रहता है पर्वों का, तो जिसमें खपत भी होती है, मांग भी बढ़ती है, बिक्री भी बढ़ती है। इसलिए पिछले दशकों से इस तिमाही का, इस क्वार्टर का जीडीपी सबसे ऊपर रहता है, पर ये 7 साल का सबसे कम रहा, 7 बरस का, और निरंतर 7 क्वार्टर्स में जीडीपी गिरती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। हालांकि आंकड़ा 4.7 का है, पर नॉमिनल जीडीपी, जिसमें मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन फैक्टर इन होती है, वो 7.7 है। हमेशा वो डबल डिजिट में रहती थी। पिछली बार भी सिंगल डिजिट में रही, इस बार भी सिंगल डिजिट में। वो शायद दशकों में ऐसा नहीं हुआ जो निरंतर हो रहा है। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार के दावों के बावजूद और एक ऐसा बजट जो दिशा विहीन है, जिसमें किसी भी तरह की कोई ऐसे प्रोत्साहन नहीं मिलता, ना निवेशक को ना उत्पादक को, इसलिए उस बजट में जो भी सरकार ने कहा, जो वित्त मंत्री कहती हैं, उसके बावजूद निरंतर गिरावट है। हम सरकार के इस कल के दावे को खारिज करते हैं कि अब ये जो सबसे बड़ी गिरावट आ रही थी भारत की इकोनॉमी में, अब वो बॉटम आउट हो रही है, ख़त्म हो रही है, और अब आगे हमने बढ़ना शुरू किया। अगर सरकारी खर्चे को देखें, डिफेंस, प्रशासन और सर्विसेज, इन 3 को अगर आप निकाल दें तो 3.7 है, 3.7 ये जीडीपी है हमारी, 4.7 नहीं है। देश में निवेश निरंतर टूट रहा है, और इसी तिमाही का अगर आप देखें तुलनात्मक उससे, तो 0.6% इन्वेस्टमेंट है, और गिरी कहाँ से है? 9.8% से। तो निवेश ही 9.2% टूटा है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इसके बावजूद वो उनका ये कहना कि अब हम रिकवरी के रास्ते पर हैं, हम इसको स्वीकार करना ठीक नहीं समझते हैं। जहाँ तक एनुअल जीडीपी की बात है, जो पूरे साल की जीडीपी हो, सरकार उसको 6.8 से 6.1 पे लाई, और अब कल 5% पे ले आई है। ये स्वयं, ये आरबीआई का भी यही अनुमान है, सरकार का भी। सबसे बड़ी चिंता निवेश के बाद मैन्युफैक्चरिंग की है, जहाँ रोज़गार बनते हैं, उसमें 0 से भी नीचे है, 0.2%, और ये नेगेटिव में है। इसके माने ये हैं कि निर्माण नहीं हो रहा, कारखाने जो बंद पड़े थे वो खुल नहीं रहे, बल्कि और बंद हुए हैं, और उसके साथ साथ रोज़गार टूट रहे हैं, रोज़गार पैदा नहीं हुए। जैसा मैंने कहा, निरंतर 7वीं तिमाही है, और 7 बरस का सबसे कम है, इसलिए ये प्रश्न उठाना ज़रूरी हो जाता है। एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो होती है, वो निवेश से ही संबंधित है,
एफडीआई की सरकार क्या संख्या बताती है, आंकड़े देती है, उससे हमारा कोई लाभ देश का नहीं हो रहा, क्योंकि वो दिखनी चाहिए हमको नए कारखानों के अंदर। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भारत का वो गिरा है 5.2%। कल के आंकड़ों में स्वयं कहा है, एनएसओ का जो डेटा आया है कि डिमांड गिरी है, मांग तो निरंतर गिर रही है और सप्लाई भी अब टूट रही है। जाहिर है कि सप्लाई टूटेगी, सप्लाई साइड चुनौतियां आएंगी, क्योंकि जब मांग नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उससे दोनों चीज़ों पर इसका प्रभाव रहता है और प्रतिकूल प्रभाव रहता है। सरकार के जो बजट के आंकड़े हैं, हमने पहले भी इस बात को बताया है, वो नंबर सही नहीं है, क्योंकि सरकार ने अब तक जो राजस्व का, जो उनको टैक्सेस का पैसा आया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, चाहे वो जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वो 11 लाख करोड़ आया था। और बजट में, बजट जिस पर आधारित होता है, राजस्व पर ही आधारित होता है, वो 26 लाख करोड़ पर है। तो अब केवल 3 महीने बचे हैं, 3 महीने का जो आंकड़े आने हैं। यूँ तो फरवरी का महीना ख़त्म हो गया, केवल मार्च का महीना है। फरवरी में बजट आया था, 1 फरवरी को। हमने उस समय भी कहा था कि आपने बजट बनाया है, क्या ये 3 महीने में, उसमें जनवरी गुजर चुका था, चौथी तिमाही में 15 लाख करोड़ आएंगे? अगर वो नहीं आएंगे तो एक बहुत बड़ा राजस्व का घाटा है। और जो भी सरकार ने प्रावधान किए हैं अलग अलग स्कीम्स में, हालांकि हर उस स्कीम पर चोट पहुंचाई है जिससे गरीब का सीधा संबंध है, चाहे वो मिड डे मील स्कीम है, चाहे मनरेगा है, उन सब में कटौती हुई है। हमारी सरकार को एक सलाह है कि अब समय आ गया, जाग जाएं, वास्तविकता को ना नकारें और गरीब के हाथ में और गांव के में जो लोग हैं, चाहे वो छोटा किसान है या खेतीहर मजदूर हैं, उनके हाथ में पैसा दे। उसका एक ही एक तरीका है कि मनरेगा 150 दिन के लिए दें, उसको ज़रूरत से के आधार पर दें, और 500 रुपया दिन की दिहाड़ी दें। अगर सरकार गंभीर है, उनको तुरंत इसका निर्णय लेना चाहिए। अगर लोगों के पास पैसा नहीं है और ये सरकार केवल पूंजीवादियों के टैक्स माफ़ करती रहेगी, उनके टैक्स को कम करती रहेगी, तो उससे पता लग जाता है कि सरकार ना चिंतित है, ना इस सरकार के पास वो सोच है जिससे हमारी इकॉनमी पुनर्जीवित हो सके। और गरीबों के प्रति जो इस समय बोझ में है, चाहे वो बेरोज़गारी का है, टूटती हुई अर्थव्यवस्था का है, बंद होते कारखानों का है, उसके बारे में सरकार कोई संवेदन नहीं रखती। As I have said, this government has ruined the Indian economy by its monumental mismanagement, and the government continues to remain in denial. Yesterday the NSO data has come, and the GDP of third quarter is at 4.7%, which is the lowest of the last 7 years, and this is the 7th consecutive quarter when the GDP has fallen. The nominal GDP of India continues to be in single digit. It's a matter of grave concern. It has not happened in decades that in 2 consecutive quarters the nominal GDP remains well below 10, because it factors in the inflation. So we have doubt over the numbers now. Because if 7.7% is the nominal GDP, which includes the inflation, then where is the growth? As I have said, if you take out the expenditure on defense,
public administration and other services of the government, the actual GDP growth of third quarter is 3.7%, whereas the third quarter historically shows the strongest growth because it is after the Kharif crop. So there is a growth in agriculture, that income comes, is factored in the gross value addition and in your nominal GDP and the real GDP. Second thing, that Q3 numbers are of the festive season. When people go for purchases, household goods, and the consumption shows a spike. That has not happened. So even in the festive season, people have not spent because people have no money. Manufacturing remains in the negative. There is 9.2% fall in the investments. Gross fixed capital formation, which actually is the only measure of the economy growing and the tangible investments going for creation of new assets, new factories, and job creation, that remains in the negative. We are also staring at a huge fiscal deficit and unmanageable revenue deficit. Revenue receipts are very low, both when we look at the GST numbers and also the income tax. So direct and indirect taxes, the receipts are very low, and the government's budgetary projection are based on revenue receipts of 26 lakhs crores, whereas up to the December, the total revenue receipts have been 11 lakh crores. So whether in Q4 government can get 15 lakh crores, we have serious doubts, because GST will come when factories are producing and selling. Your other taxes will come when people have the money. That is not happening. This government has given a budget which is the most pedestrian budget. It does not even have platitudes. It has seen sharp reduction in the allocation of those schemes which are meant for the poor, whether the midday meal schemes or Manrega. There is no stimulus, and the government is boastful about giving or bringing down the corporate tax, giving relief to the poor. That money has not come back in the economy, to the rich. We have advised the government to immediately give money in the hands of the poor by making Manrega need-based. For 150 days in a year, with a daily wage of 500 rupees, to revive rural demand and economy. The government cannot remain in denial. We have concerns. What I have said is an honest and objective assessment of the present state of the Indian economy. We remain seriously concerned about the continuing job losses, which will eventually have an adverse impact, already it's showing, on social stability and peace in the country, with a large number of unemployed youth having no hope and are in despair. The government should also honestly release the numbers of the jobs lost and not mislead the people by giving the numbers of the changeover from informal to formal. That's the number of people who are expected
in normal course or the employees to come on the Provident Fund platform. So this is what we had to say on economy. देश में, राष्ट्र की राजधानी में और देश के अंदर हाल में और पिछले कुछ महीनों में जो घटनाक्रम रहा है, उससे कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरोध प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना जो उनका अधिकार है, और उस पर शासन, प्रशासन, सरकार का रवैया, वो अपने आप में चिंता का विषय है। जिस तरह से हर प्रावधान का जो हमारे कानूनों में है दुरुपयोग हुआ और संविधान में जो अधिकार देश के हर नागरिक को है उसकी अवहेलना हो रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा, देरी से कहा पर कहा ज़रूर, कि धारा 144 का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा था, विरोध करने से पहले, बात कहने से पहले, प्रदर्शन करने से पहले धारा 144 लगाई जाती है देश में। दूसरा, अपनी बात कहना या सरकार से मतभेद को व्यक्त करना, सरकार की गलत नीति, कानून का विरोध करना, उस पे 124 से आईपीसी का लगता है सेडिशन का, देशद्रोह हो जाता है वो। अभी जो हाल में दिल्ली में दुखद घटनाएं हुई, हिंसा हुई, लोगों की मौत हुई, जिसमें हमने कहा, कांग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं आपसे बात करी थी कि उसमें जानबूझ के कार्रवाई नहीं की, वो दंगे रुक सकते थे। उसी पुलिस ने आज दंगे रोके हैं एक दिन में, जिन्होंने 4 दिन तक दिल्ली को जलने दिया। तो जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। अब जो कार्रवाई हो रही है वो भी एक तरफा है। जो लोग विरोध में थे, धरने पे थे, उन पर संगीन धाराओं में मुकदमे बनाए जा रहे हैं और अदालतों से भी अभी कोई राहत नहीं मिली। वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने अधिकार को भी समझते हैं, कानून को भी मानते हैं। केवल ये कहना कि हम, जो कल के एक आदेश में आया, ये दुखद बात है, मैं इसकी आलोचना भी करता हूँ, कि केवल ये कहना कि हम नहीं उठेंगे चाहे हमें अपना प्राण देने पड़े, वो सत्याग्रह है। उस पर 307 का मुकदमा बनता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का। ये हमने कभी नहीं सुना है कि अगर कोई स्वयं के लिए कहे कि हम त्याग करेंगे, प्राणों न्यौछावर करेंगे, पर अपनी बात कहेंगे, उन पर उल्टा इतनी संगीन धाराओं के मुकदमे बनना एक बहुत गलत संदेश देता है। इस पे हम सरकार से कोई उम्मीद नहीं करते कि वो न्याय करे। हमें कोई अपेक्षा नहीं है, ना गृह मंत्रालय से, ना भारत की सरकार से, ना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री से, जो इन विषय पर मौन धारण किए हुए हैं। पर यह अपेक्षा और उम्मीद हमारी अदालतों से है। भारत भी देख रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। हमारे संविधान की सही माने में रक्षा करना भारत की सर्वोच्च न्यायालय का धर्म है और कर्तव्य है। अगर नागरिकों के अधिकार पर आघात पहुंचता रहा, चोट पहुंचती रही और न्याय मिलने में देरी हुई, जो हो रही है, सही माने में वो संविधान को भी चोट पहुंचाती है। हम ये आग्रह करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से कि तमाम इन मुकदमों को दिखवाए कि जिस तरह नागरिकों पर जो पहले प्रताड़ित हुए हैं, उन पर ऐसे मुकदमे ऐसी धाराओं में लगाए जा रहे हैं
और जमानतें जिसमें नहीं होती और जमानतें दी नहीं जा रही। इससे सरकार की नीयत सामने आती है कि सरकार को कोई परवाह नहीं है कि समाज के अंदर बिखराव और टकराव ना हो, बल्कि हर ये कोशिश है कि स्थिति सुधरने की जगह बिगड़े। एक भय का वातावरण, खौफ का वातावरण सरकार, शासन प्रशासन और शासन तंत्र और पुलिस के दुरुपयोग से कर रही है। We are a constitutional democracy where there is a rule of law. Recent events, the riots in the national capital, the killing of almost 50 people and injuries to more than 300, enormous loss of life and property because of deliberate inaction and in many cases complicity, has led to a very tense situation. The situation is far from normal. There is a prevailing environment of fear. Our citizens are living in fear. All citizens have been guaranteed certain rights and freedoms under our Constitution. Those fundamental rights have been under constant assault. There's denial of those rights. We have seen that for merely raising the protest, objecting to a government decision, action, or a wrong law or discriminatory legislation brought in by the government, for opposing it, citizens are accused of sedition. It is the right of every citizen to question, to protest, and to oppose. But all over the country, sedition cases are being filed, which has never happened. Also, Honorable Supreme Court had talked about and given an order on Section 144 and how rampantly it was being misused. That situation continues. So the law on sedition, everything which is said against the government, challenging the government, becomes sedition. Second, before permission for protest is not given, before the protest or before a word is said, imposition of Section 144, and the citizens are in violation of law. Now, after the Supreme Court orders, there is a new trend which we are seeing in Delhi. The same administration, the same police, which allowed Delhi to burn for almost 4 days, finally was able to control it. And in the name of action, against whom the action is being taken? What is the definition of hate speech? If the speech is made by the BJP leaders were not hate speeches, and the protests and dharnas by the citizens are a threat to the society as per the cases registered. And shockingly, as per a FIR in the cases against a group of people and an organization which is called United Against Hate, what is the case and for what? For having said in a speech that we shall not get up or give up our protest even if we have to die for that. For that, Section 307 of the Indian Penal Code, that's attempt to murder.
and people being held without bail. We urge the Supreme Court to take cognizance of all these cases. Let the Supreme Court appoint amicus curiae. Let them scrutinize all such cases which are being registered. People are being framed and put in jails. Supreme Court is the custodian of the Constitution. The delays don't help. The entire world is watching this country. It's time that the Supreme Court intervenes effectively to protect the rights of the citizens guaranteed by Indian Constitution. That is what we have to say, because we feel strongly and we are gravely concerned about it. I have nothing more to add. I will take questions as they come. इससे केजरीवाल जी और इनका सरकार का भी चेहरा सामने आता है. जो भी अभी तक हुआ है, चाहे वो CAA पे हुआ, NPR पे हुआ, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वही सोच है जो बीजेपी की है. तो मैं कहूँगा कि एक ही सिक्के के दो भाग हैं, ये दो हिस्से हैं, अलग तो नहीं है सोच में. प्रशासन तो इनके पास है, पुलिस नहीं होगी तो हुआ क्या? चाहे वो मजिस्ट्रेट हैं, दूसरे अधिकारी हैं, वो तो ऑर्डर दे सकते थे. यहाँ भी जो हुआ दिल्ली में, वहाँ वो केस हो गया, उसकी इन्होंने अनुमति दे दी और बाकी उस पर मौन धारण किए रहे. तो इससे सवाल उठता है कि इनकी सही सोच और मानसिकता क्या है. सरकार के प्रेस विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार कमर्शियल वाहनों की बिक्री में जो है वाहनों की बिक्री में 17% गिरावट है. अगर स्टील सेक्टर या सीमेंट की बात करें तो वहाँ वृद्धि मात्र 1% है. मैंने आपको बताया कि निवेश निर्माण दोनों टूट रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो बंद हो गए वो खुले नहीं हैं. पहले 3 शिफ्ट में काम करते थे, फिर 2 शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट के बाद 1 शिफ्ट हुआ, फिर महीने में जो आपने इसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की है, वाहनों की जो निर्माण करते हैं, वो महीने में 7 से 14 दिन तक बड़े बड़े कारखाने बंद रहते हैं, यानी कि एक भी शिफ्ट काम नहीं करती. वो चाहे मारुति है, चाहे महिंद्रा है, चाहे लेलैंड हैं, जो कार बनाने वाले हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाले हैं, वो सब के सब 10, 12, 9 दिन का पूरा फैक्ट्री बंद रहती है और लाखों लोगों का रोज़गार इसमें गया. पूरे देश में शोरूम्स बंद हुए हैं. वो अलग हैं कि कितने लोग उसमें बेकार हुए हैं, कितने लोग बर्बाद हुए हैं उसमें. और उसके बाद सरकार फिर भी ये कहती है, जो मैंने आंकड़े आपको दिए, कि नहीं सब कुछ ठीक है, क्योंकि सरकार ना तो इनको समझ है, ना ही इनके पास कोई रूपरेखा है, ना ही गंभीरता है. तीनों चीज़ें नहीं हैं जहाँ तक देश के अर्थतंत्र को तंदुरुस्त बनाने का प्रश्न होता है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने एक ट्वीट किया है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे. वो कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन लोग रामलला अयोध्या में पैदा हुए, इस बात के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं. इस बात से समस्या है. पता नहीं रविशंकर जी क्या कह रहे हैं, मैंने देखा नहीं. रविशंकर जी को मेरे को 2 चीज़ कहनी है. पहला तो ये कि वो बिहार से चुन के आए, पटना से, तो ज़रा बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ बैठ के एक सहमति बना लें कि NPR जो है बिहार के अंदर कौन से मानक को वो मानते हैं, 2010 के या 2019 के. तो रविशंकर प्रसाद जी इस विषय पे बोलने से पहले वो देश के कानून मंत्री भी हैं. ये मेरी सलाह है उनको. तो देश का कानून मंत्री गलत बयानी करे, उससे बौखलाहट हो जाती है. देश में 11 बड़े राज्यों ने, 11 राज्यों के विधानसभाओं ने कह दिया है
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्यों राजहट पर बैठे हैं? हम आज भी कहते हैं 2010 के मानक पर वापस जाओ। पूरा देश ये मांग कर रहा है। हम संघीय प्रणाली हैं, हमारे संविधान में राज्यों के भी अधिकार हैं। राज्यों की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। आर्टिकल 131 जो हमारे संविधान का है, जो अधिकार देता है राज्यों को किसी गलत कानून को जो हम सोचते हैं कि संविधान से टकराता है, उसको चुनौती दी गई है। तो ये बातें देखनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद जी को ट्वीट से ज़्यादा कानून जानते हैं, संविधान जानते हैं, ज़रा उसकी तरफ देखना चाहिए। दूसरा, रविशंकर प्रसाद जी ने कल भी एक बयान दिया था। उपदेश, राजधर्म शब्द के पर उनको आपत्ति थी। उनको याद दिलाना चाहूँगा, उनकी स्मरण शक्ति तो ऐसा मैं सोचता हूँ ठीक है, कि 2002 में उस वक्त के प्रधानमंत्री ने पत्र लिख के गुजरात के मुख्यमंत्री को राजधर्म याद दिल कराया था। तो अगर कितना उनको कष्ट है राजधर्म शब्द पे, तो क्या उनको आपत्ति है जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सलाह उस समय वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दी थी। और जहाँ तक प्रश्न है कि कांग्रेस पर उनको आपत्ति है, कि किस दुनिया में 2014 से ये भारत की सरकार इनके पास है, राजधर्म जो सरकार में होते हैं, जिनके पास शासन तंत्र होता है, जिनके हुक्म पर पुलिस चलती है, जो कानून बनाते हैं, राजधर्म का जिम्मेवारी उन पर है। विपक्ष पर राजधर्म की जिम्मेवारी नहीं है। विपक्ष का अधिकार है सरकार को याद कराए कि आप राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हो। जो ये सरकार सही माने में मैं कहूँगा दोषी है। एक बार नहीं, बार बार और निरंतर ये सरकार अपने राजधर्म का पालन नहीं करती। देखिए, मैं मुख्यमंत्री से सहमत हूँ। एक निशाना लगाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है कांग्रेस के और विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और राज्य की सरकारों को। क्या भारतीय जनता पार्टी के जहाँ सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, कई चीज़ें सामने आई हैं। गुजरात की सरकार के विषय में प्रश्न उठे हैं। हाल में कर्नाटक में कई बातें सामने आई हैं। बीजेपी की किसी सरकार पर कभी भी ना तो इनकम टैक्स विभाग है, कोई दो किताबें हैं इनके पास कि एक लागू होती है नियमावली, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, विपक्ष के मुख्यमंत्री, विपक्ष की सरकारें, और एक दूसरी किताब है जो मना करती है कि जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकारें हैं उनके तरफ कोई नहीं देखेगा, ना इनकम टैक्स देखेगा, ना ईडी देखेगी। ये प्रश्न उठता है। इसी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रही और जो भी चर्चा में है, सार्वजनिक चर्चा में रहा कि उस समय बीजेपी की सरकार, मुख्यमंत्री और मंत्री कितने गरीब थे, सबको पता है। पनामा पेपर्स में कौन था, क्या क्या चीज़ें सामने आई, तब ये विभाग नहीं जागे थे। इसीलिए हमने कहा है कि ये दुर्भावना से काम करती है सरकार और इनका निशाना राजनीतिक विरोधियों पर है और शासन का और एजेंसीज का दुरुपयोग करते हैं। वो निरंतर हो रहा। रिक्शा वाली यूपी से है, धान की खरीद को लेकर मुझे नहीं मालूम इसका कितनी खरीदी कितनी नहीं, जवाब नहीं दे पाऊंगा। खरीदी का नहीं, किसानों का आरोप है कि सरकार कहती है कि हमने जो है लक्ष्य से ऊपर खरीद कर ली। किसान कहते हैं हम जाते हैं तो कहीं मिलता है बोरे नहीं, कहीं कहते धान जो आपका गीला है, और जबकि बिहार से किसान लाके जो है बेच जा रहे हैं। किसानों को इनको अगली बार वोट नहीं देना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए।